गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारतीय संगीत एवं दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत में दो प्रकार की संगीत पद्धतियाँ प्रचार में हैं। पहली है उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दूसरी है दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। मुगलों ने जब भारत में आक्रमण किया उससे पूर्व में भारत में सिर्फ एक ही संगीत पद्धति का प्रचलन था, परंतु जैसे सारी चीज़ें, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, सभी चीज़ें जैसे ही मुगलों के आक्रमण से प्रभावित हुई है, उसी प्रकार हमारा संगीत भी उनके आक्रमण से काफ़ी प्रभावित हुआ तथा उनके आक्रमण के बाद से ही भारत में दो प्रकार की संगीत पद्धतियों का चलन शुरू हो गया। तो अब ये दो पद्धतियों में से हमारे पास है एक पहली उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति तथा दूसरी है दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति। आज हम उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे पहले हमें किसी भी पद्धति की समानताएं विषमताएं दोनों जानना आवश्यक होती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे समानता की ओर। तो समानताओं में सबसे पहली चीज आती है जो है स्वर। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धति दोनों में स्वरों की संख्या समान मानी गई है। जिस प्रकार उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में हमें कोम, शुद्ध तथा विकृत मिलाकर के 12 स्वर मिलते हैं, उसी तरह दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में भी हमें शुद्ध तथा विकृत मिलाकर 12 स्वर मिलते हैं। स्वरों की संख्या शुद्ध 7 शुद्ध तथा 5 विकृत है। दोनों ही संगीत पद्धतियों में 5 विकृत स्वर तथा सा रे ग म प ध नी ये 7 स्वर शुद्ध तथा रे ग ध नी कोमल तथा म तीव्र यह हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज पे आते हैं हम श्रुतियों पर। जब बात होती है स्वरों की स्थापना की, तो यह संगीत में यह सिद्धांत माना गया है कि श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना की गई है तथा यह सिद्धांत दोनों ही पद्धतियों में हमें देखने को मिलता है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में भी स्वरों की स्थापना श्रुतियों पर की गई है तथा दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में भी स्वरों की स्थापना हमें श्रुतियों पर देखने को मिलती है। जिस प्रकार उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में स्वरों की स्थापना 4-3-2 4-4-3-3-2 के भागों में की गई है, उसी तरह दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में भी स्वरों की स्थापना 4-3-2 4-4-3-2 के आधार पर की गई है। अब ये 4-3-2 4-4-3-2 है क्या? तो जब स्वरों पर श्रुतियों की व्यवस्था की गई है, श्रुतियों पर जब स्वरों की स्थापना की गई है, तो 4 पर सा की 4 श्रुतियाँ, रे की 3 श्रुतियाँ, ग की 2 श्रुतियाँ, म की 4, प की 4, ध की 3 और नी की 2 श्रुतियाँ, ये हमें दोनों ही पद्धतियों में देखने को मिलती है। अब हम आते हैं दोनों ही पद्धतियों के आधार पे। आधार के रूप में दोनों ही पद्धतियों ने आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र को, पंडित शारंग देव के संगीत रत्नाकर को तथा अहोबल के संगीत मकरंद को मुख्य स्थान प्रदान किया है। उन्होंने इन दोनों पद्धतियों ने इन तीनों ग्रंथों को अपना आधार ग्रंथ माना है। इसके पश्चात हम आते हैं राग की उत्पत्ति पर। तो प्रायः देखा जाता है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में हम यह मानते हैं कि राग की उत्पत्ति थाट से होती है। वहीं दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में भी यह प्रचलन है कि राग की उत्पत्ति थाट द्वारा की जाती है। वहां पर थाट को मेल का नाम दिया गया है, तो मेल के आधार पर राग की स्थापना, यहाँ पर थाट के आधार पर राग की स्थापना। थाट और राग के संबंध को इस तरह दोनों पद्धतियों ने स्वीकार किया है। तो ये कुछ समानताएं जो हमें दोनों पद्धतियों में देखने को मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोनों पद्धतियों की विषमताओं पर। विषमताओं में जब हम आते हैं तो सबसे पहले बात फिर से वही स्वरों की होती है। क्योंकि दोनों पद्धतियों में स्वर तो समान है, लेकिन हमें कुछ अंतर मिलता है, जो कि है उन स्वरों के नामों का अंतर। सबसे पहले
शुद्ध स्वरों में तो नाम में कोई अंतर नहीं है। सा रे ग म प ध नि अर्थात षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद ये शुद्ध स्वर है। लेकिन जब बात आती है विकृत स्वरों की, तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में जिस स्वर को हम कोमल स्वर का नाम देते हैं, उसी स्वर को दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में शुद्ध स्वर कह के संबोधित किया जाता है। जैसे हमारा रे कोमल होता है, हमारा ग कोमल होता है, हमारा ध कोमल होता है, हमारा नी कोमल होता है। लेकिन वहां पर रे अगर शुद्ध रे है तो वह कोमल स्वर कहलाएगा, अगर शुद्ध ग है तो वह कोमल ग कहलाएगा। उसी तरह जब तीव्र स्वर की बात होती है तो हम स्वर को तीव्र रह कहकर संबोधित करते हैं। जो स्वर अपनी शुद्धि से ऊपर चढ़ता है उसे हम तीव्र स्वर कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन वहीं जब दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति की बात आती है तो यह होता है कि वहां पर तीव्र स्वर को प्रति स्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो शुद्ध स्वर के नाम में तो हमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन विकृत स्वरों में हमें दोनों पद्धतियों में अंतर दिखाई देता है। बात करते हैं थाट की, तो हमारे पास थाट की संख्या तो सीमित है। हमारे पास उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में सिर्फ 10 थाट प्रचलन में है। वहीं दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में 72 थाट तक हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर थाट की संख्या हमें अधिक मिलती है और यहाँ पर हमारे पास थाट की संख्या सीमित है। इसके पश्चात हम आते हैं तालों पर। जब तालों की बात आती है तो वही सेम चीज़ उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय के समान, लेकिन वाइस वर्सा कि उनके पास थाट अधिक है, हमारे पास ताले अधिक है। हमारे पास असीमित ताले हैं, जैसे कहा जाता है हमारे पास है एक ताल, ध्रुव ताल, एक ताल, धमार ताल, दादरा ताल, कहरवा ताल, दीपचंदी, कई तरह की तालें हमारे साहित्य में देखने को मिलती हैं। लेकिन वही बात अगर दक्षिण भारत की करें तो वहाँ पे मुख्य रूप से 7 तालें प्रचलन में हैं और इन 7 तालों को अलग अलग रूपों में दर्शा करके वह 35 तालों का निर्माण करते हैं। तो उनके पास सीमित मात्रा में ताले हैं 35 और हमारे पास ताले असीमित मात्रा में। इसके पश्चात हम आते हैं नियमों पर। तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत दोनों नियमों में बद्ध संगीत हैं, इसीलिए उन्हें शास्त्रीय संगीत कहा गया है। लेकिन जब बात प्रस्तुति की आती है तो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कलाकार को अपनी योग्यता एवं इच्छा अनुसार तथा श्रोताओं की मांग के अनुसार अपने गायन में परिवर्तन करने का थोड़ा बहुत इजाज़त मिल जाती है। लेकिन वहीं पर दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति नियमों में इस तरह बंधी हुई है कि उसमें कोई भी परिवर्तन कोई भी कलाकार अपने तरीके से नहीं कर सकता है। दक्षिण भारत में नियमों को सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए वहाँ नियमों का पालन, गायन में अपने नियमों का पालन बहुत ही सख्ती के साथ किया जाता है। तो यह थी उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय संगीत की तुलना जो आज हमने पढ़ी। अगली क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।